फंगल इन्फेक्शन त्वचा का एक आम इन्फेक्शन है जो फंगल नामक जीवाणु से होता है। जैसा कि हम जानते हैं, वातावरण में कई प्रकार के जीवाणु होते हैं, जैसे कि वायरसेस, बैक्टीरिया, पैरासाइट्स। वैसे ही फंगस भी एक तरह का जीवाणु है। फंगस को हम कवक या फफूंद भी बोलते हैं। अगर आप रोटी को गीला करके किसी गर्म स्थान पर छोड़ दें तो कुछ ही दिन में उस पर फफूंद उग जाती है। उसी तरह से हमारी त्वचा में कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जो नेचुरली ही थोड़ा सा वार्म होते हैं और थोड़ा सा हमेशा नम रहते हैं। ऐसे एरियाज़ में फंगल इन्फेक्शन होने का रिस्क काफ़ी होता है। वातावरण में फंगस आमतौर पे फैला होता है और ज़्यादातर यह हानिकारक नहीं होता है। मानसून के सीज़न में फंगस की फफूंद की मात्रा काफ़ी बढ़ सकती है। फंगस की कई जातियां हैं। कुछ जातियां ऐसी हैं जो हमें दिखाई देती हैं और कुछ जातियां ऐसी हैं जो हमें दिखाई नहीं देती हैं। कुछ जातियां ऐसी हैं जो हानिकारक भी होती हैं। अगर ये जो जीवाणु अगर हमारी स्किन पे आ जाए और इसको अगर अनुकूल वातावरण मिल जाता है तो ये ग्रो करने लगता है, वृद्धि करने लगता है, प्रजनन करने लगता है, जिसकी वजह से हमें इन्फेक्शन होता है। फंगल इन्फेक्शन किसी को भी हो सकता है, स्त्री को भी हो सकता है, पुरुष को भी हो सकता है। पहले ये इन्फेक्शन पुरुषों में ही ज़्यादा होता था क्योंकि वो लोग ज़्यादा आउटडोर एक्टिविटीज़ करते थे, ज़्यादा बाहर निकलते थे। पर आजकल ऐसा नहीं है। आजकल स्त्रियां भी बाहर निकलती हैं, वो उनका लाइफस्टाइल भी सेम है, इसलिए आजकल ये इन्फेक्शन लगभग दोनों में बराबर मात्रा में ही होता है। ये इन्फेक्शन किसी भी उम्र में हो सकता है, बच्चों को भी हो सकता है और वृद्धावस्था में भी हो सकता है। बहुत से ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से हमें फंगल इन्फेक्शन होने का रिस्क बढ़ जाता है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि हमारे शरीर में कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जो नेचुरली थोड़े से वार्म रहते हैं, गीले रहते हैं, उनमें नमी बनी रहती है। उन एरियाज़ में पसीना जल्दी नहीं सूखता है, वो कपड़ों से कवर्ड रहते हैं, उस पर हवा का आवागमन नहीं होता है। ऐसे एरियाज़ में फंगल इन्फेक्शन होने का रिस्क काफ़ी होता है। ऐसे एरियाज़ होते हैं जैसे कि बगल का एरिया या जांघ और पेट के बीच का एरिया, जिसको कि हम कांच बोलते हैं या ग्रोइन बोलते हैं, बटक्स का एरिया और फीमेल के केसेस में ब्रेस्ट के आसपास का एरिया। तो जो लोग लगातार हीट में बहुत ज़्यादा काम करते हैं, जिनके ऑक्यूपेशन में हीट इन्वॉल्व होती है, बहुत ज़्यादा पानी का इन्वॉल्वमेंट होता है, वो काफ़ी घंटों तक लगातार काम करते हैं और जल्दी जल्दी अपनी स्किन को सुखा नहीं पाते हैं या कपड़े नहीं बदल पाते हैं, ऐसे लोगों को फंगल इन्फेक्शन होने का रिस्क ज़्यादा होता है। इसके अलावा बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिनमें फंगल इन्फेक्शन का रिस्क ज़्यादा होता है। जैसे डायबिटीज़ में आमतौर पे किसी भी इन्फेक्शन का रिस्क ज़्यादा होता है, पर फंगल इन्फेक्शन काफ़ी कॉमन है। इसलिए होता है क्योंकि ऐसे लोगों का इम्यून सिस्टम भी थोड़ा वीक होता है। ब्लड शुगर जिनको है उनको अपना ब्लड शुगर कंट्रोल रखना चाहिए और अपने स्किन का रेगुलर चेकअप कराते रहना चाहिए। इसके अलावा जिन लोग को बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, यानी कि उनको हाइपर हाइड्रोसिस है या बहुत ज़्यादा ओबेसिटी है, मोटापा है, ऐसे लोगों में भी इन्फेक्शन का रिस्क ज़्यादा होता है, क्योंकि ऐसे लोग ना स्किन को साफ रख पाते हैं और ना सूखा रख पाते हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा स्पोर्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, आउटडोर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, जैसे कि स्विमिंग करते हैं, जिम जाते हैं, रनिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, उनको भी स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है। उनके स्किन फोल्ड्स में रैशेज़ हो जाते हैं जो कि उनको फिर इन्फेक्शन के प्रोन करते हैं। ऐसे लोगों में एथलीट्स फुट भी काफ़ी कॉमन है। वृद्धावस्था में भी ये इन्फेक्शन काफ़ी कॉमन है, क्योंकि वृद्ध लोग ज़्यादातर अपने स्किन का बहुत अच्छा ख्याल नहीं रख पाते हैं। उन लोग का इम्यून सिस्टम थोड़ा वीक होता है और कई बार ऐसी दवाइयों पर भी होते हैं जो उनके इन्फेक्शन के रिस्क को बढ़ाते हैं। मौसम में फंगल का जीवाणु काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है। ऐसे मौसम में बूंदाबांदी में अगर कोई भीग जाता है, वो अपनी त्वचा को नहीं सुखाता है, तो ये काफ़ी बड़ा रिस्क फैक्टर हो जाता है इन्फेक्शन के लिए। फंगल इन्फेक्शन कई प्रकार का होता है। इसमें से स्किन पर मेनली दो प्रकार के इन्फेक्शन होते हैं। एक कैंडिडियासिस जो कि कैंडिडा से होता है और दूसरा डर्मेटोफाइट इन्फेक्शन जो कि टीनिया से होता है। हम पहले बात करेंगे एथलीट्स फुट की। एथलीट्स फुट पैरों के फंगल इन्फेक्शन को बोलते हैं। ये इन्फेक्शन यूजुअली पैरों की उंगलियों के बीच से शुरू होता है और पर धीरे धीरे पूरे पैर को इन्वॉल्व कर सकता है, पूरे फुट पे स्प्रेड कर सकता है और पैर की उंगलियों को के नाखूनों में भी इन्फेक्शन कर सकता है। ये इन्फेक्शन यूजुअली उन लोगों को ज़्यादा होता है जो टाइट शूज़ पहनते हैं या जिनको ज़्यादा देर तक शूज़ पहने रखना पड़ता है और जिनके पैर में बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है। ये एथलीट्स इन्फेक्शन यूजुअली स्पोर्ट्स पर्सन्स में ज़्यादा होता है, जो लोग स्विमिंग ज़्यादा करते हैं या रनिंग और इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं जहाँ पे उनको पानी के कांटेक्ट में ज़्यादा रहना पड़ता है या
शूज़ ज़्यादा देर तक पहनना पड़ता है। इसके बाद दाद, जो कि काफ़ी प्रचलित नाम है, इसको रिंगवर्म इन्फेक्शन भी बोलते हैं। ये स्किन का काफ़ी आम इन्फेक्शन है जो कि स्किन के किसी भी एरिया को इन्वॉल्व कर सकता है। चेहरे पे भी स्प्रेड कर सकता है और पैरों तक भी स्प्रेड कर सकता है। इस तरह के इन्फेक्शन को टीनिया कॉर्पोरिस बोलते हैं। फीमेल्स में यूजली इसमें बगल का एरियाज़, ये ब्रेस्ट के आसपास का एरिया और बटक्स का एरिया ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। मेल्स में यूजली ग्रॉइन का एरिया, कांच का एरिया ज़्यादा अफेक्टेड होता है और इसको जॉक इच भी बोलते हैं। टीनिया कैपिटिस एक तरह का सर का यानी बालों का इन्फेक्शन है। इस इन्फेक्शन में गोल चकत्ते तो बनते ही हैं, पर इसमें काफ़ी पस वाले दाने बन जाते हैं और ये बच्चों में बहुत कॉमन है। इसके अलावा नाखूनों में भी फंगल का इन्फेक्शन हो सकता है, जिसको कि ओनिकोमाइकोसिस बोलते हैं। इसमें नाखून यूजुअली पीले हो जाते हैं और उस पर कभी कभी वाइट पर्थ जमा होती है। नाखून काफ़ी मोटे हो जाते हैं और काफ़ी फ्रेजाइल हो जाते हैं, यानी कि बड़ी जल्दी टूटते हैं। मुंह और जेनाइटल एरिया में भी फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, जिसको कि कैंडिडियासिस बोलते हैं। ऐसी जगहों पे इन्फेक्शन में यूजुअली वाइट डिस्चार्ज जमा होने लगता है और ये इन्फेक्शन काफ़ी हल्का होता है, ज़्यादा खतरनाक नहीं होता है। पर अगर किसी को डायबिटीज़ है या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ है, उनका इम्यून सिस्टम वीक है, तो ये काफ़ी सीवियर भी हो सकता है। मूल रूप से फंगल इन्फेक्शन में लाल चकत्ते पड़ते हैं और बहुत ज़्यादा खुजली होती है। ये लाल चकत्ते शरीर के किसी भी हिस्से में पड़ सकते हैं। लाल चकत्तों को अगर करीब से देखा जाए तो इसमें एक उभरा हुआ बॉर्डर होता है जो कि काफ़ी प्रोमिनेंट होता है। कभी कभी ये चकत्ते काफ़ी गोल गोल दिखते हैं, इसीलिए इसको रिंगवर्म इन्फेक्शन भी बोलते हैं। इन्फेक्शन में पैचेस गुलाबी होते हैं, पर कभी कभी ये काफ़ी ब्राउनिश या ब्लैक भी दिख सकते हैं अगर इन्फेक्शन काफ़ी पुराना हो गया है, काफ़ी क्रॉनिक हो गया है। अगर फंगल इन्फेक्शन सर पे होता है तो उसमें गोल गोल चकत्ते तो बनते ही हैं, पर उसमें पस के दाने भी पड़ सकते हैं। अगर नज़दीक से देखें तो उसमें काफ़ी बाल भी टूट जाते हैं, ब्रोकन हेयर्स होते हैं। अगर समय पर ना ट्रीट करें तो इसमें परमानेंट स्कारिंग भी हो सकती है। ये इन्फेक्शन बच्चों में ज़्यादा कॉमन होता है। फंगल इन्फेक्शन नाखूनों को भी अफेक्ट कर सकता है। ऐसे केसेस में नाखून पीले दिखते हैं, वाइटिश परत जमती है और नाखून जल्दी टूटने लगते हैं। ये इन्फेक्शन उन लोगों में ज़्यादा कॉमन है जो पानी में ज़्यादा हाथ डालते हैं या जिनको डायबिटीज़ है, एल्डरली पॉपुलेशन है या जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। कैंडिडियासिस मुंह के अंदर और जेनाइटल एरिया में होने वाला इन्फेक्शन है। फीमेल्स में वेजाइनल कैंडिडियासिस काफ़ी कॉमन है। इन जगहों पे सफ़ेद परत जमने लगती है या वाइट डिस्चार्ज होने लगता है। काफ़ी खुजली हो सकती है, कभी कभी इरिटेशन और ड्राइनेस होता है और वर्स्ट केसेस में घाव भी बन सकते हैं। फंगल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में सबसे ज़्यादा आवश्यक बात जो ध्यान देने लायक है ये है कि अपने आप कोई भी क्रीम या बाहर से दवा ख़रीद के ना लगाएं। ज़्यादातर मार्केट में जो दवाइयाँ अवेलेबल हैं, क्रीम्स अवेलेबल हैं, उनमें कई दवाइयों का मिक्सचर होता है और उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा स्टेरॉइड्स की होती है। ऐसी क्रीम लगाने से तुरंत तो बहुत राहत लगता है, क्योंकि जो लालिमा है और सूजन है वो तो तुरंत ख़त्म हो जाता है, पर ये क्रीम्स फंगल जीवाणु को नहीं मार सकती, बल्कि इससे जीवाणु और ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है। ऐसा इन्फेक्शन फिर बाकी दवाइयों से बड़ी मुश्किल से रिस्पॉन्ड करता है और कई बार दवा काफ़ी लंबे अरसे तक देनी पड़ती है। अगर किसी को एक दो छोटे चकत्ते हैं, नया नया इन्फेक्शन है, तो यूजुअली इनको एंटी फंगल क्रीम से ठीक किया जा सकता है। पर अगर इन्फेक्शन काफ़ी बढ़ गया है और बहुत स्प्रेड हो चुका है तो ऐसे केसेस में टैबलेट्स देनी पड़ती हैं, जो कि एंटी फंगल टैबलेट्स होती हैं। एंटी फंगल क्रीम्स और एंटी फंगल टैबलेट्स देते वक्त कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि मरीज की उम्र क्या है, उसको किस जगह पे इन्फेक्शन है, कितना पुराना इन्फेक्शन है, कितना सीवियर इन्फेक्शन है, और ये ध्यान रखना पड़ता है कि उसको और कोई बीमारी तो नहीं है या और किसी बीमारी की कोई दवा तो नहीं ले रहा है जो उसको इस दवा से इंटरेक्ट कर सकता है। क्रीम और टैबलेट्स के अलावा बहुत सारे अलग दवाइयाँ भी अवेलेबल हैं जो कि हम यूज़ करते हैं स्पेशल केसेस में। जैसे कि अगर किसी को सर पे इन्फेक्शन है तो एंटी फंगल शैम्पू देना पड़ सकता है, सर के लिए लोशन देना पड़ सकता है क्योंकि वहाँ क्रीम लगाना मुश्किल होता है। अगर किसी को मुंह के अंदर इन्फेक्शन है या जनांगों पे इन्फेक्शन है, वेजाइना में इन्फेक्शन है, तो उसके लिए स्पेशल क्रीम्स आते हैं और वहाँ पे स्पेशल वॉशेस आते हैं। नाखूनों के इन्फेक्शन के लिए स्पेशल नेल लेकर्स आते हैं जो कि नेल पॉलिश की जैसी दवाइयाँ होती हैं। क्योंकि फंगल इन्फेक्शन में स्किन को ड्राई रखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए एंटी फंगल पाउडर्स भी कई बार इस्तेमाल करना पड़ता है, जिनको बार बार
पैरों में इन्फेक्शन होता है उनको स्पेशली अपने मोज़ों में या जूतों में एंटी फंगल पाउडर का प्रयोग करते रहना चाहिए। कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें हमें इंजेक्शन भी देना पड़ता है, पर वो बहुत सीवियर केसेस होते हैं जिनमें कि फंगल इन्फेक्शन अंदर शरीर में फैल जाता है। फंगल इन्फेक्शन से बचाव के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि स्किन को साफ़ और सूखा रखें। इसके लिए आप अपने कपड़े अगर भीग गए हैं, चाहे वो पसीने से भीगे हों या काम करते हुए भीगे हों, उनको बदलते रहें, स्किन को सुखा लें और पाउडर लगा लें। अगर घर में किसी को इन्फेक्शन है या आपको इन्फेक्शन है तो एक दूसरे का चीज़ें इस्तेमाल ना करें, जैसे कि साबुन है, टॉवल है, बेडशीट्स है, कपड़े हैं, ये सब अलग रहना चाहिए। अगर पैरों में इन्फेक्शन है किसी को तो ये बात का ध्यान रखें कि जूते बहुत टाइट ना पहनें और लगातार ज़्यादा देर तक ना पहनें। जूतों को हर कुछ दिनों पे धूप में सुखा लें, 3-3 4-4 घंटे धूप में रख दें। हमेशा कॉटन के सॉक्स पहनें और उनको रोज़ बदलते रहें। कपड़े भी हमेशा कॉटन के पहनने चाहिए। कपड़े बहुत ज़्यादा टाइट फिटिंग ना हो और बहुत मोटे कपड़े के ना हो। कपड़ों को हमेशा कोशिश करें कि गर्म पानी में ही धोएं और धूप में ही सुखाएं। कपड़े अगर फिर भी नम रह गए हैं, जैसे कि बारिश के सीज़न में हो सकता है, तो उनको आयरन कर लें, प्रेस कर लें। अंडरगारमेंट्स का खास तौर पे ध्यान रखें, उनको भी आयरन करें। जिनको नाखूनों में इन्फेक्शन है उन्हें नाखून को ट्रिम करते रहना चाहिए, छोटा रखना चाहिए। रिश्तेदार को इन्फेक्शन है तो उनका भी ट्रीटमेंट कराना चाहिए, क्योंकि उनसे बाकी लोगों को और हमको फिर से इन्फेक्शन फैल सकता है। फंगल इन्फेक्शन का थोड़ा सा आनुवांशिक रोल भी है। किसी किसी की फैमिली में फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा होता है। फंगल इन्फेक्शन में ध्यान रखना चाहिए कि लाल चकत्ते पड़ते हैं और ये लाल चकत्ते बाकी लाल चकत्तों से थोड़ा डिफरेंट होते हैं। अगर आपको लाल चकत्ते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है और वो ख़ास तौर पे आपके स्किन फोल्ड के एरिया पे हैं, जैसे कि बगल में या जांघों के बीच में, तो उसको इग्नोर ना करें, उस पर कुछ गलत क्रीम ना लगाएं या गलत दवा ना खाएं, उसका इलाज तुरंत करा लें। बहुत ज़्यादा लेट करने से इन्फेक्शन जो है काफ़ी सीवियर भी हो सकता है। अगर आपको डॉक्टर ने कोई दवा प्रिस्क्राइब की है तो एक तो आपको ट्रीटमेंट का कोर्स पूरा करना है। दवा को कभी बीच में ना छोड़ें। अपने कपड़े रोज़ बदलें, कपड़े साफ़ सुथरे पहनें। जो भी कपड़े आप बदलें उन कपड़ों को आप गर्म पानी में धो के धूप में ज़रूर सुखाएं। अपने कपड़े बाकी लोगों से अलग धोएं। अगर आपको एक्सरसाइज करने हैं, वॉक करना है, आप कर सकते हैं, पर आके तुरंत कपड़े बदलें और इन एरियाज़ को सुखा के पाउडर लगा लें। अगर घर में किसी को इन्फेक्शन हो रहा है आपकी वजह से तो उसको भी लेके आएँ, उसका भी ट्रीटमेंट कराएं। फंगल इन्फेक्शन का दवा यूजुअली 2 से 4 हफ्ते खानी पड़ती है अगर इन्फेक्शन माइल्ड है। पर अगर इन्फेक्शन काफ़ी पुराना हो गया है और किसी ने पहले से ही बहुत सी दवाइयाँ खा रखी हैं, लगा रखी हैं, यानी कि उसको रेजिस्टेंट इन्फेक्शन है, ऐसे केसेस में कई बार दवा 6 से 8 हफ्ते भी लेना पड़ता है। एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि दवा का कोर्स कभी ब्रेक ना करें। अगर ब्रेक कर देते हैं तो वही दवाइयाँ फिर से काम नहीं करती हैं और दवाइयों का डोज नेक्स्ट टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है और काफ़ी लंबे ड्यूरेशन तक ट्रीटमेंट करना पड़ सकता है।